वाकई बिल्कुल बदनाम नहीं फील है। मुझे तो अभी भी ऐसा ही फील होता है। तो बिल्कुल अलग नहीं लगता है आपको? बिल्कुल नहीं, ऐसा ही है। मतलब मेरा काम, पहले मैं आपके साथ बैठ के खबरें लिखता था, फिर आंदोलन में बैठ के आंदोलन की स्ट्रेटेजीज बनाते थे। आज फाइलें देखते हैं, ऑफिसर्स के साथ में बैठ के स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। तो वहां उसको क्या खास बनाती है? वीआईपीनेस, वीआईपी गिरी। वीआईपी गिरी को जितना हम हटा सकते थे हमने हटाया है, और कोशिश कर रहे हैं कि जितना और हट जाए। मैंने अपने सिस्टम्स में कहा है कि भाई जो औपचारिकताएं हैं वो मिनिमम होती चली जाएं, क्योंकि ये औपचारिकताएं, एक हमने वीआईपी गिरी का एक फर्जी तामझाम बना रखा है अपने इर्द गिर्द। 4 ऑफिसर आगे चलेंगे, 4 पीछे चलेंगे, फिर उसमें लाल बत्ती होगी, 10-12 गाड़ियां नहीं चली तो मंत्री किस बात का हुआ। ये सब तो बंद किया है हमने। इससे कुछ कटेगा और कटेगा धीरे धीरे। तो ये है मनीष सिसोदिया, रोल मॉडल है आप हम सारे बडिंग जर्नलिस्ट के लिए जो यहाँ बैठे हुए हैं। देख लीजिए कि आप सरकार में आने के बाद भी आम आदमी बने रह सकते हैं, जमीन से जुड़े रह सकते हैं। मुझे पता बहुत सारे सवाल हैं। पहला सवाल यहाँ से। नमस्ते सर, मेरा नाम श्रद्धा है। मेरा आपसे ये सवाल है कि कन्हैया कुमार को दिल्ली सरकार ने क्लीन चिट दे दी, इतनी जल्दी क्या थी सर? कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लेते, क्योंकि जो अब नए तथ्य आ रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है, जेएनयू के रजिस्ट्रार ने कहा कि कन्हैया कुमार को पता था कि यहाँ ये सब कार्यक्रम होने वाला है। तो सर दिल्ली सरकार ने इतनी जल्दी क्यों कर दी क्लीन चिट देने में? देखिए, हमने मतलब क्लीन चिट आपका पत्रकारीय शब्द है, उस रिपोर्ट में नहीं लिखा हुआ। अब आपका पत्रकारिता का शब्द है, ये दिया गया। कुछ फैक्ट फाइंडिंग जरूरी थी, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और हम यहाँ की सरकार में हैं। यहाँ अगर, और जेएनयू भले ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहाँ अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो कहीं ना कहीं हम भी उसमें स्टेक होल्डर हैं। तो हमारी कोई जिम्मेदारी है, इस जिस इलाके में जेएनयू आता है वहाँ एक वो एरिया है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहां पे हैं। उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है कि अगर कुछ एरिया में गड़बड़ होने की संभावना है या कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं तो उनकी फैक्ट फाइंडिंग करे। हमने अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहा फैक्ट फाइंडिंग करके दीजिए। उसने जो फैक्ट फाइंडिंग करके दी है वो सारी रिपोर्ट हमने उठा के कोर्ट में दे दी है। क्लीन चिट देना है, नहीं देना है, क्या कौन दोषी था, कौन दोषी नहीं था, ये सारा काम कोर्ट का है। अभी कोर्ट और बहुत सारे तथ्यों पर ध्यान देगा। कोर्ट पुरानी हिस्ट्रीज निकलवाएगा, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे जांच करेगा। उस जिस घटनाक्रम को लेके सारा कुछ बात कही जा रही थी उसके पीछे के फैक्ट्स क्या हैं, वो फैक्ट्स हमने एक रिपोर्ट लेके कोर्ट में दे दी है। नहीं, इसी में क्योंकि ये सवाल अब इसलिए उठ रहा है क्योंकि कन्हैया अब धीरे धीरे कोर्ट रिलीज होने के बाद तो वो थोड़ा संभल कर बहुत बढ़िया स्पीच दी थी। अब लोग कह रहे हैं उनकी जो असल विचारधारा है अब सामने आ रही है। जैसे कल उन्होंने कह दिया कि जो कश्मीर में भारतीय फौजी तैनात हैं वो कश्मीरी महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं। बहुत जेनरिक स्वीपिंग स्टेटमेंट था वो। तो आपको अभी पछतावा हो रहा है कि कहीं जल्दी तो नहीं कर दी? नहीं, अगर कोई पॉलिटिकल डिसीजन हमने लिया होता तो बिल्कुल पछतावा होता, पर जो फैक्चुअल डिसीजन है, डे 1, डे 2, डे 3, घटनाक्रम 1 में ये हुआ, घटनाक्रम 2 में ये हुआ, घटनाक्रम 3 में ये हुआ, वीडियो नंबर 1 ये कहता है, 2 ये कहता है, 3 ये कहता है, हमारा काम तो वही है। कल के स्टेटमेंट पे क्या कहेंगे उनके? वो जाने और वो जाने। मैं तो कश्मीर कवर करता रहा हूं, मैं कश्मीर में रहा हूं, कश्मीर को मैं हिंदुस्तान का एक हिस्सा मानता हूं, और मुझे लगता है कि कश्मीर मतलब भारत के नक्शे पे एकदम सरताज की माने। मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, पर ये मेरी सोच है और वो उसकी सोच है। दो सोच में अगर वो कहीं कुछ गलत सोचे और गलत बोले, उसको सजा मिलनी चाहिए। नहीं बोला, उसके फैक्ट फाइंडिंग के आधार पर जजमेंट्स होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। देख लीजिए, बिल्कुल पक्के राजनेता हो गए आप। पहले ढूंढ के निकालते थे, ये पूछना है, ये लिखना है, ये पूछना है, ये नहीं लिखना है। अब देखिए कुछ भी पूछ लीजिए, ऐसे घुमा के निकल जाते हैं। पक्के नेता बन गए। एक और सवाल। नमस्कार सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसा कि अभी वुमेन्स डे पे कन्हैया ने जो उसका लास्ट बयान था कि भारतीय सैनिक जो है कश्मीर के अंदर महिलाओं के साथ रेप कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको एकजुट आकर इस बात का विरोध करना चाहिए? क्या आप इस बात की खंडन करते हैं? आम आदमी पार्टी के रेप तो जो भी कर रहा है मुझे उससे बड़ा देशद्रोही कोई लगता नहीं है। सर, वो सैनिकों के लिए कहा है ना, क्योंकि भारतीय सैनिक पे हमें मैं कह रहा हूँ कि पुलिस वाला रेप करे, सैनिक रेप करे, व्यापारी रेप करे, टीचर रेप करे, छात्र रेप करे, एग्जीक्यूटिव बॉस रेप करे, जो भी रेप करता है मेरी नजर में उससे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है, उससे बड़ा इंसानियत का दुश्मन कोई नहीं है। फैक्ट आप देख ली। मैं अब कोई व्यापारी किसी दिन रेप कर दे, आप दुनिया के सारे व्यापारियों के बारे में कोई स्टेटमेंट दे देंगे। कोई लड़की किसी इंस्टीट्यूशन में काम करती है, कोई कहीं एग्जीक्यूटिव किसी कंपनी में काम करती है, उस कंपनी का मालिक रेप कर दे तो आप सारे मालिकों को गाली दे देंगे। ये तो ठीक नहीं है।
किसी ब्रांडिंग नहीं करनी चाहिए। जो दुर्घटना कहीं हो रही है उसको उस दुर्घटना के रूप में देखना चाहिए, ना कि या किसी घटना के रूप में, ना कि ये ब्रांडिंग ठीक नहीं है। आइडियोलॉजी वो आइडियोलॉजिकल है। आपको लगता है कि मीडिया जो है वो ब्रांडिंग करता है आजकल इन दिनों मीडिया की, क्योंकि आप एक फॉर्मर मीडिया कोलीग हैं, इसलिए मेरा ये सवाल है कि मीडिया किसी भी चीज को ब्रांड रीब्रांड करता रहता है? मीडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती दोस्तों आज ये है कि वो अपनी ब्रांड को बचा ले, जर्नलिज्म की ब्रांड को बचा ले, वो भी बहुत बड़ी बात होगी। किसकी ब्रांडिंग करेगा मीडिया और किसकी नहीं करेगा, सेकंड क्वेश्चन है। और मैं एक जर्नलिस्ट, फॉर्मर जर्नलिस्ट होने के नाते बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि मीडिया इस अहंकार में ना रहे कि हम किसी की ब्रांडिंग और नॉन ब्रांडिंग कर सकते हैं। इस देश में जो कुछ होता है, इस देश के अलग डायनेमिक्स से होता है, सोसाइटी के डायनेमिक्स से होता है। मीडिया ना किसी को बनाता है ना बिगाड़ता है, इस अहंकार में रहना नहीं चाहिए मीडिया को। दूसरी, मीडिया अपनी एक जर्नलिज्म एक आइडिया है, जर्नलिज्म की के पीछे की एक सोच है। मीडिया अगर उसी को बचा ले, उसी के ब्रांडिंग कर ले तो बहुत बड़ी बात है। यही मीडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है आज की तारीख में। ये मनीष ने उस सवाल का जवाब दिया है जिसमें अक्सर ये कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी मीडिया क्रिएशन है, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया मीडिया क्रिएशन है। आपने उसका जवाब पहले ही दे दिया है कि मीडिया इस घमंड में ना रहे कि हमने बनाया। एक और सवाल है, आ रहा हूं एक सेकंड में, बाकी बहुत सारे सवाल हैं। खासतौर से आपके जो मेन ऑपोजिशन है बीजेपी, मोदी सरकार, वो ये कहते हैं कि दिल्ली की सरकार को मोदी ऑब्सेशन है। मोदी ऑब्सेशन, हर बात में मोदी जी को ले आते हैं। कुछ भी अगर नहीं हो रहा है या हो रहा है उसके लिए मोदी जी को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, एलजी को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। इसके जवाब में आप क्या कहते हैं? तो वो बता दें कौन करवा रहा है ये सब, हम उसका नाम ले लिया करेंगे। बता दें कौन करा रहा है। हमको, मुझे तो समझ में नहीं आता, इस देश के एक मुख्यमंत्री के दफ्तर में सीबीआई छापा मारती है और वो सीबीआई का छापा मोदी जी के जानकारी के बिना मार दिया गया होगा। जो ऑर्डर्स हैं, जिस तरह के ऑर्डर, इस देश में एक सिपाही पकड़ा हमने रिश्वत लेते हुए, सेंट्रल, हम उसको कोर्ट में लेके गए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आ गए जी एक सिपाही को बचाने। नहीं, इनके पास अधिकार नहीं था इसको रिश्वत लेते हुए पकड़ने का। ये केंद्र सरकार अगर मोदी जी के कहने पे नहीं चल रही, किसके कहने पे वो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एक दिल्ली पुलिस को, सिपाही को बचाने आते हैं? किसके कहने पे राजेंद्र कुमार जो मुख्यमंत्री के सचिव हैं, उनके रूम में छापा मारा जाता है, मुख्यमंत्री के दफ्तर की फाइलें उठा के ले जाते हैं? उसका नाम बता दें, हम उसका ले लिया करेंगे। वो कहते हैं अगर केंद्र की सरकार मोदी जी के कहने पे नहीं चल रही, वो कोई और तीसरी शक्ति है, बाह्य है, आंतरिक है, उसका नाम बता दें, हम उसका ले लिया करेंगे। वो कहते हैं मीडिया में बने रहने के लिए बार बार, क्योंकि मोदी जी बहुत लोकप्रिय हैं, ऐसा कहते हैं बीजेपी के नेता, और उनकी लोकप्रियता लोकसभा चुनाव में साबित हुई थी। तो उनकी लोकप्रियता का फायदा उठा के मीडिया में बने रहने के लिए बार बार मोदी 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 जपते रहते हैं। हमें अगर ये सब ना करते तो मीडिया तो छोड़ दीजिए आप, हम मतलब मीडिया में हेडलाइन में बने रहने की तो बात छोड़ दीजिए, कोई हमें 5वें पन्ने की एक कॉलम की खबर नहीं बनाता। तो हम तो कहते हैं आप मत करो, हम तो एक कॉलम में मर के रह जाएंगे, हमें काम करने दो दिल्ली के लोगों के लिए। पर जबरदस्ती हमारे पीछे पड़े हुए हैं। और सीएम साहब कहते हैं ना, मतलब 2/3 राज्य का 1/3 मुख्यमंत्री, आप रोजाना सुबह से उठते हैं, आज दिल्ली सरकार के कौन से काम को नल एंड वॉइड करना है, आज किसको एबोनिशो घोषित करना है, ये सब सोता है केंद्र सरकार में। अरे आप ये सब बंद कर दो, आप लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस, इन 3 चीजों को छोड़ के, इन 3 में हम दखल नहीं दे रहे, उसके लिए पूर्ण राज्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मनीष जी, तनातनी तो दोनों तरफ से है ना। बोल रहा हूं ना, इन 3 चीजों को छोड़ के आप हमें हमारा काम करने दो। मैं आज वादा करके जा रहा हूं, जो अगर अगले 1 महीने हम मीडिया पे दिख जाएं तो, पर आप उन पर काम नहीं करने देते। आप रोज एक चिट्ठी भेज देते हो, लव लेटर भेज देते हो रोज। अब लव लेटर भेजते हो तो प्रेम गीत तो हमें भी गाना ही पड़ेगा भाई। अच्छा, ये बढ़िया इन्होंने डेफिनेशन दिया है, तनातनी को इन्होंने प्रेम गीत का नाम दे दिया है। ये कैसा प्रेम है, अजब प्रेम है ये। अच्छा, क्योंकि सीरियस क्वेश्चनिंग मैं चाहता हूं ज्यादा लंबी ना हो, एक बीच में ब्रीदर अगर हम ले लें। अभी सीरियस थे आप? मैंने सीरियसली लिया आप सीरियस नहीं थे? अक्सर आपकी और अरविंद केजरीवाल जी की तस्वीर या वीडियो सिनेमा के अंदर से बाहर आता है। आप लोग फिल्में साथ बहुत देखते हैं, और अक्सर केजरीवाल जी ट्वीट भी करते हैं, ये फिल्म देखी, बहुत बढ़िया लगी। ये आपकी दोस्ती सिनेमा हॉल तक कब पहुंची? तब से पहुंची जब हम देखते, मैंने बताया ना कि जब से शुरुआत हुई दोस्ती की, तब से। अच्छा, तब से आप फिल्में देखते आ रहे हैं साथ में? खूब फिल्में देखते हैं। हाँ? फिल्में देखना हमारा शौक है, कोई गलत तो नहीं। आप बता दो जी, कोई गलत है क्या फिल्में देखना? बढ़िया, सब लोग जाते हैं। क्योंकि सारे यहाँ पर फिल्म के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इसलिए मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये अच्छा है ना, अगर मुख्यमंत्री मंत्री फिल्म देखें, उसको ट्वीट करें, उसको
ग्लैमराइज करें, भाई अच्छा हो रहा है तो अच्छा है, फिल्म इंडस्ट्री भी आके ग्रो करेगी। तो सियासत से जुड़े हुए सवाल और हल्के फुल्के सवाल दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मंथन आइजम्स में शामिल हुए हैं और लगातार हम आपको यहाँ पर जो बातचीत हो रही है वो दिखाएंगे। एक ब्रेक